बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस कहानी का आगाज़ आज से 20 साल पहले हुआ। डेरा गाजी खां के कस्बे में अकबर ने एक घर खरीदा था। घर नहीं बल्कि खंडर खरीदा था। एक बड़ा सा कमरा था जिसकी चारदीवारी भी कच्ची थी। घर की एक साइड पर कब्रिस्तान था। घर और कब्रिस्तान के बीच बस एक 60 फुट की गली थी। अकबर को लोगों ने मना भी किया कि ये घर मत खरीदो, क्योंकि इस घर में जिन्नात का बसेरा है और इस घर का पहला मालिक भी इस घर में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया था। इलाके के पुराने रहायशियों का कहना था कि किसी ज़माने में ये घर कब्रिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जहां बाद में एक घर बना दिया गया। मगर अकबर ने किसी की एक ना सुनी और वो घर खरीद लिया। पुराने घर को तुड़वा कर एक खूबसूरत घर बनवाया गया। अकबर ने घर की बनावट कुछ इस अंदाज से की थी कि एक कमरा तकोन की शक्ल का था, यानी एक बड़े कमरे के 3 कोने थे, जबकि बाकी 2 कमरे आम कमरों की तरह ही थे। असल में यही तकोनी कमरा वो जगह थी जहां पहले भी पुराने घर सिर्फ एक कमरा हुआ करता था। इसी कमरे में पुराने मालिक मकान की मौत भी वाक़या हो चुकी थी। अकबर एक बहादुर बंदा था। अकबर, इसकी बीवी बच्चे इस घर में 5 साल तक रहायश पजीर रहे। इनके साथ इस घर में क्या मामलात पेश आए ये आज तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कभी उन्होंने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था। अब अल्लाह जाने, या फिर वो लोग कि वाकई वहाँ कुछ था या नहीं, या वो जानबूझकर किसी को नहीं बताते थे। वक़्त अच्छा गुजर रहा था कि एक दिन अचानक रात को 12 बजे के करीब अकबर की तबीयत ख़राब हो गई। दिल की धड़कन बंद होने लगी, मुंह से झाग निकलने लगी और फिर अकबर अपने ही घर में वफात पा गया। इस वक्त अकबर की उम्र 40 साल के लगभग होगी। अकबर एक पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा आदमी था। इसकी सेहत बहुत अच्छी थी। नोट करने वाली बात यह थी कि अकबर की मौत भी इसी तकोने कमरे में वाक़या हुई थी जिसमें पहले मालिक मकान की मौत वाक़या हुई थी। अब तो अकबर के ख़ानदान वालों और इर्द गिर्द के हमसायों का शक यकीन में बदल गया था कि इस घर में और ख़ासकर इस तकोने कमरे में कोई गैर मामूली बात ज़रूर है। अकबर की वफ़ात के बाद इसके बीवी बच्चों ने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह यह थी कि अकबर की बीवी की जहाँ नौकरी थी वो इलाका इस घर से कुछ दूर था, इसलिए उन्होंने नया घर बनवा लिया और वहाँ शिफ्ट हो गए। पुराना घर कमोबेश 15 साल तक बंद रहा। 15 साल बाद अकबर का बेटा, जिसकी शादी काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, इसका नाम अली था, अली और इसकी बीवी बच्चे इस घर में शिफ्ट हो गए, जबकि अली के बाकी बहन भाई और माँ नए घर में ही रहायश पजीर रहे। अली अपने शहर से दूर नौकरी करता था, इसलिए 2 या 3 माह बाद ही घर आता था। अली की बीवी का नाम सलमा था। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि जिस दिन 15 साल पहले पहली मर्तबा घर का दरवाज़ा खोला गया तो अकबर का बेटा अली इस वक्त अपनी जॉब पर था। हालात कुछ ऐसे थे कि अली की बीवी अकेली अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में रहने आई थी। बच्चों की उम्र 2 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल थी। सलमा ने एक बात नोट की कि घर में अजीब सी वीरानी थी, लेकिन अब रहना तो यही था। चुनाचे इसने घर के ताले खोलना शुरू किए, लेकिन जब इसी तकोनी कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ अजीब ही मंजर था। दरवाजे के बिल्कुल सामने कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी छिपकली बैठी हुई थी। इस छिपकली का साइज़ आम छिपकलियों से 4 गुना बड़ा था, जबकि ये छिपकली थी वही आम छिपकली जो घरों में पाई जाती है, लेकिन साइज़ में इतनी बड़ी थी कि किसी को भी हैरत में डाल दे। सलमा ने डर के मारे कमरे का दरवाज़ा वापस बंद कर दिया और कुछ देर बाद खोला तो वो छिपकली अब कमरे में नहीं थी। खैर, जैसे तैसे सामान शिफ्ट कर दिया गया और दिन गुजरने लगे, मगर वो छिपकली भी अक्सर घर में ही नज़र आ जाया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक मामूल की बात हो गई। सलमा को घर में कुछ गैर मामूली हरकत वाज़े महसूस होने लगी थी, मगर इसने वहम समझ कर टाल दिया, क्योंकि अब रहना तो इसको इसी घर में था। कुछ दिनों बाद जब अली जॉब से वापस आया तो इसने घर की मरम्मत करवाई और कुछ दिन रहकर फिर वापस चला गया। सलमा ने बाजार से फूलों के बहुत सारे पौधे खरीदे और घर में लगा दिए। इन फूलों में एक पौधा रात की रानी का भी था। अब सलमा को इस घर में रहते हुए 1 महीना हो चुका था और हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे थे। अक्सर औकात घर में किसी के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ें आने लगती, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें जुमले सुनाई देने लगे।
जुमले इस तकोने कमरे से सुनाई देते थे। फिर इसे कुछ हयोले इस घर में नजर आने लगे। इसके बाद इसे मालूम हुआ कि इस घर में जन्नात की पूरी फैमिली आबाद है। जन्नात की फैमिली में टोटल 5 लोग थे, एक जिन, इसकी 2 बीवियां और 2 बच्चे। इस जिन की बड़ी बीवी बहुत ही गुस्से वाली और बदमजाज थी। ये जिन्नात सलमा को इंसानी रूप में नजर आते थे। सलमा के मुताबिक ये फैमिली इस तकोने कमरे में रहाइश पजीर थी। कमरे में एक चारपाई भी पड़ी रहती थी और इसके अलावा भी कुछ सामान इस कमरे में मौजूद था। सलमा जब भी किसी काम से इस कमरे में जाती थी, जिन गुस्सा होते और इसे डांटते कि तुम लोग इस घर में क्यों आए हो, ये हमारा घर है, यहाँ से चले जाओ वरना नुकसान उठाओगे। सलमा को अब इनकी आदत सी हो गई थी। वो समझती थी कि ये जिन इसे ऐसी ही धमकियां देते रहेंगे, लेकिन इस दिन मालूम नहीं था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इस घर में रहते हुए सलमा को 2 से 3 माह हो चुके थे। एक दिन इसने ये बात नोट की कि इसका छोटा बेटा, जिसकी उम्र 2.5 या 3 साल थी, वो हर वक्त तकोने कमरे में बैठा खेलता रहता था। इसने अपने छोटे बेटे को मना किया कि इस कमरे में मत खेला करो, और वो कब किसी की बात मानता था। वो तो बस अपने दिल की करता था। कुछ दिन बाद सलमा के छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। वो समझी शायद मामूल का बुखार है और ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत इलाज करवाने के बावजूद भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा था। आखिरकार सलमा ने अपनी बहन से बात की और इसे सारे मामले के बारे में बता दिया। सलमा की बहन एक दीनदार खातून थी। इसने सलमा को कहा कि तुम एक काम करो, तुम जिन्नों के साथ मुआहदा कर लो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने कहा तुम जिन्नों से बात करो और इन्हें कहो कि तुम हमें तंग ना करो, हम भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। सलमा ने ऐसा ही किया और जिन्नात से कहा कि हमारी मजबूरी है इस घर में रहना, मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, इसलिए हम इस घर में रहने पर मजबूर हैं। अगर आपने इस घर में रहना है तो शौक से रहें, हम आपको तंग नहीं करेंगे और आप भी हमें तंग मत कीजिएगा। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँगी। आप इस घर में से एक कमरे में आप रह लें, वहाँ हम नहीं आया करेंगे और आप बाकी घर में मत आना। जिन्नात ने सलमा की बात मान ली और इसे कहा कि ठीक है, बस तुम इस बड़े कमरे में मत आया करो, बाकी पूरा घर तुम्हारा है, जहाँ तुमने रहना है रहो, अब हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। इस तरह काफ़ी दिन गुजर चुके थे और माहौल बिल्कुल पुरसकून था। सलमा के बेटे की तबीयत भी ठीक हो गई थी। एक दिन सलमा का खामद छुट्टी पर घर आया। सलमा ने इसे पूरे हालात से आगाह किया और बताया कि बड़ा कमरा मैंने बंद कर दिया है, तुम भी वहां मत जाना। ये सुनकर अली को बहुत गुस्सा आया। इसने सलमा को डांटा कि ये तुमने क्या कर दिया, इस तरह तो ये मखलूक इस पूरे घर पर काबज हो जाएगी, फिर क्या तुम पूरा घर छोड़कर चली जाओगी। इसने बीवी को कहा कि जाओ और अभी कमरा खोल कर आओ, इस तकोने कमरे में आना जाना रखो, ताकि यहाँ जब चहलकदमी होगी तो वो जिन्नात ही घर छोड़कर चले जाएंगे, वरना वो यहाँ पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। सलमा ने अपने शौहर की बात मान ली और मजबूरन कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सलमा का खामद कुछ दिन घर रहने के बाद वापस चला गया। इसके जाने के बाद सलमा के छोटे बेटे की तबीयत मज़ीद ख़राब रहने लगी। इसने इस सारे वाक़ये से अपनी बहन को फिर आगाह किया। सलमा की बहन ने इससे कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारे बेटे का रूहानी इलाज कराते हैं। सलमा अपने बच्चों को लेकर बहन के घर चली गई। एक मौलवी साहब ने बच्चे का इलाज शुरू किया और कहा कि इसका इलाज 40 दिन तक जारी रहेगा, इसके बाद इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा और जिन्नात भी घर से निकल जाएंगे। सलमा अपने घर वापस आ गई और मौलवी साहब का बताया हुआ वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज तो वो पहले ही से पढ़ती थी, कुरान पाक की तलावत भी बाकायदगी से शुरू कर दी। दम किया हुआ पानी घर में छिड़कने लगी। जब सलमा घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू करती तो जिन्नात इसे मना करते थे और कहते थे कि तुम ये मत पढ़ो वरना तुम बहुत पछताओगी। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर सलमा कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली गई। वहाँ इसने अपनी बेटी को 2 गुड़िया खरीद कर दी। 5 दिन शहर रहने के बाद जब वो अपने घर वापस आई तो मगरब का वक़्त था। घर पहुँचते ही सलमा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, मैंने सुना है गुड़ियों में जिन्नात आ जाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम ये गुड़िया दूर कहीं फेंक आओ, इन्हें इस घर में मत रखो, तुमने काफ़ी देर इनसे खेल लिया है। बेटी ने माँ की बात मान ली और इसी वक्त घर से दूर गंद के ढेर पर वो गुड़िया फेंक आई। सलमा की बेटी की उम्र 10 साल थी। माह रमज़ान का आगाज़ था। सलमा ने सुबह सहरी के वक्त अपनी बेटी को जगाया। इसने कहा कि आओ मेरे साथ थोड़ा किचन में काम करवाओ। बेटी उठी और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया जो कि सहन में खुलता था। जैसे ही बेटी ने कमरे का दरवाज़ा खोला, सलमा की नज़र दरवाजे पर पड़ी।
दरवाजे के बाहर वाली साइड पर दरवाजे के ऊपर वही बड़ी छिपकली चिपकी हुई थी जिसकी लंबाई आम छिपकलियों से 4 गुना लंबी थी। सलमा को मालूम था कि ये छिपकली जिन्नात में से है। छिपकली को देखकर सलमा समझ गई कि अगर मेरी बेटी की नज़र इस पर पड़ गई तो ये डर जाएगी, लेकिन सलमा की बेटी ने दरवाजे पर लटकी हुई छिपकली को नहीं देखा था। दरवाज़ा खोलते ही बेटी की नज़र सामने मौजूद गुड़िया पर पड़ी, वही गुड़िया जो कल शाम वो बहुत दूर फेंक कर आई थी। बेटी ने जैसे ही गुड़िया को घर में देखा तो वो एकदम से घबरा गई, फौरन भागकर बिस्तर पर चढ़ गई और माँ को बताया कि अम्मी ये गुड़िया तो मैं घर से बहुत दूर फेंक आई थी, ये वापस कैसे आ गई। माँ बेटी दोनों ही बहुत डर गए थे। वो दोनों बिस्तर पर ही बैठे रहे और किचन में जाने की सलमा की फिर हिम्मत ना हुई। इसने इस दिन बगैर सहरी के ही रोज़ा रख लिया। छिपकली और गुड़िया को एक साथ देखकर सलमा समझ चुकी थी कि ये जिन्नात का काम है, वही इस गुड़िया को वापस घर में उठा लाए हैं। सुबह के वक्त जब दिन निकल आया, सलमा घर के कामों में मसरूफ़ हो गई, लेकिन अचानक इसकी नज़र घर में मौजूद अकलौते दरख्त पर पड़ी। ये सरफ का दरख्त था। इसने देखा कि दूसरी गुड़िया दरख्त की शाखों पर अजीब तरीके से उल्टी लटकी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। सलमा को बहुत खौफ आया। सलमा ने सारी बात अपने खामद को फ़ोन पर बताई, लेकिन सलमा को इल्म था कि ये किसका काम है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के घर से वो मगरब के वक़्त गांव वापस आए थे और किसी ने भी ये गुड़िया इनके घर में नहीं देखी थी सिवाय जिन्नात के। फिर इसने इसी वक्त अपनी बेटी को कहा था कि ये गुड़िया कहीं दूर फेंक आए, और वो फेंक आई थी। खैर ये बात रफा दफा हो गई। कुछ दिन बाद सलमा रात के वक़्त अपने रूम में लेटी हुई थी। ये कोई 10 के करीब का वक़्त होगा। बाहर सहन में 2 बल्ब रोशन थे। घर का सहन भी छोटा सा था, जिसकी वजह से बाहर काफ़ी रोशनी थी। अचानक सलमा की नज़र खिड़की पर पड़ी, जहाँ से सहन का मंजर साफ नज़र आ रहा था। खिड़की के बिल्कुल सामने सहन की दीवार के साथ रात की रानी का बहुत बड़ा पौधा था, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7 फुट थी। सलमा ने देखा कि एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला शख्स फूल के पौधे में से निकलकर खिड़की की तरफ आ रहा है। जब वो रात की रानी में से निकला था तो इसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। फिर वो पलटा और इसका चेहरा खिड़की की तरफ हो गया और वो फिर सलमा से मुखातब होकर कहने लगा, तुमने जिस दुकान से ये पौधा ख़रीदा था, मैं वहीं इस दुकान पर इस रात की रानी के पौधे में रहता था। मैंने काफ़ी अरसा तुम्हारे घर गुजारा, लेकिन किसी को तंग नहीं किया। लेकिन आजकल तुम जो ये वज़ाइफ पढ़ रही हो और जो पड़ा हुआ पानी छिड़क रही हो, मुझे इससे तकलीफ़ होती है। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगा। फिर वो शख्स खिड़की से ऊपर की तरफ उड़ा और कहीं गायब हो गया। बकौल सलमा के वो बहुत खूबसूरत नौजवान था। इसका चेहरा बहुत नूरानी था। सलमा ये भी जानती थी कि इसका ताल्लुक भी कौम जिन्नात से ही था। इसके बाद सलमा सो गई। फिर कुछ दिन बाद हालात मज़ीद बदतर होना शुरू हो गए। एक रात सलमा अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। यही कोई रात 12 बजे का वक्त होगा। सलमा के बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बेटे को बहुत तेज़ बुखार तो काफ़ी अरसे से था, लेकिन आज तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। थोड़ी देर बाद बच्चे के मुंह से झाग आने लगी और ये बच्चा नीला पीला पड़ गया। सलमा ने अपने शौहर को फ़ौरन कॉल की। रात काफ़ी होने की वजह से शायद शौहर गहरी नींद में सोया होगा, इसने कॉल अटेंड नहीं की। थोड़ी देर बाद बच्चा बेहोश हो गया। सलमा समझी कि शायद इसका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। इसने ज़ोर ज़ोर से चीखो पुकार शुरू कर दी। रोने की आवाज़ सुनकर हमसाई भी जाग गए। हमसाइयों में से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खटखटा कर पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। सलमा ने दरवाज़ा खोला और इसको बताया कि मेरा बेटा शायद मर चुका है। बूढ़ी औरत बड़ी समझदार थी। इसने इसके बेटे को चेक किया और कहा कि पागल, तुम्हारा बेटा जिंदा है, बस तुम अभी फ़ौरन इस घर से निकलो। चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन इस घर में नहीं रहो। फ़ौरन से घर से बाहर निकल आओ। सलमा ने अपने सारे बच्चों को लिया और इस औरत के घर में आ गई। फिर वहाँ से एक गाड़ी वाले को कॉल करके बुलाया। 30 किलोमीटर दूर शहर के अस्पताल गई। इस दौरान इसका अपने खामद से भी रब्ता हो चुका था और कुछ रिश्तेदारों से भी बात हो गई थी। सलमा के अस्पताल पहुँचने से पहले ही रिश्तेदार अस्पताल में मौजूद थे। बच्चे का इलाज शुरू हो गया, लेकिन हालत संभलने में नहीं आ रही थी। आखिरकार डॉक्टर ने सलमा को बताया कि तुम्हारे बेटे की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। हमारे मुताबिक इसे कोई भी मर्ज लाहक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा ज़रूर दूंगा। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन पहले भी ऐसे बहुत से मरीज़ देख चुका हूँ जिनके तमाम टेस्ट क्लियर होते हैं और कोई बीमारी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इनकी हालत संभलने में नहीं आती। आप मेरी बात माने और इस बच्चे को किसी तरीके से किसी मौलवी साहब के पास ले जाएं। सलमा डॉक्टर की बात समझ गई और अपने बेटे को इसी मौलवी के पास ले गई, जो बच्चे का रूहानी इलाज पहले भी कर रहा था।
मौलवी ने बच्चे पर दम दरूद किया तो बच्चा ठीक हो गया। जब सलमा वापस घर पहुंची तो हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो गई, क्योंकि अब जिन्नात का असर तमाम अफराद पर होने लगा था। सलमा के सारे बच्चे बीमार पड़ गए और अजीब अजीब बातें करने लगे। सबसे छोटा बेटा कहता कि अम्मी, मेरे सर में से खून आ रहा है, कोई मुझे मारता है, जबकि ज़ाहिरी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी बच्चों को भी घर में कुछ ना कुछ नज़र आ जाता था। वो बहुत डरे डरे और सहमे रहते थे। अब तो खुद सलमा पर भी जिन्नात हावी होने लगे। वो सलमा को भी जिस्मानी अज़ियतें देने लगे। सलमा रोना चाहती तो वो रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जिन्नात इन सब लोगों का मुंह ही बंद कर देते थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहती थी पर आवाज़ें नहीं निकलती थीं। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। एक दिन सलमा ने इसी मौलवी को कॉल की जिससे इसके बच्चे का इलाज हो रहा था। इसे बताया कि अब हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, हम सभी इन जन्नात की जद में आ गए हैं, वजीफ़े का भी असर नहीं हो रहा। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा, मुझे लगता है ये जन्नात अब इस घर पर पूरी तरह से काबज़ हो गए हैं, ये इस घर से नहीं जाएंगे। अच्छा यही है कि तुम लोग ये घर छोड़ दो। सलमा ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी सास से लड़कर इस घर में आई थी। कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन सलमा की बूढ़ी हमसाई इससे मिलने आई। वो पूछने लगी कि अब तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है। सलमा ने इसे घर के सारे हालात बताए कि अब इस बच्चे के साथ साथ हम सभी बीमार रहने लगे हैं, हम सभी पर वो जिन्नात शद्दत करते हैं। हमसाई कहने लगी कि हमें इन बातों का इल्म बहुत सालों से है, हम यहाँ के ही रायशी हैं। हमने तुम्हारे ससुर अकबर को भी मना किया था कि ये घर मत खरीदो, मगर वो नहीं माना। इसका अंजाम भी तुम लोग देख चुके हो। बेटा, हम लोगों ने रात के वक्त तुम्हारे घर की छत पर जिन्नात को उतरते अपनी आंखों से देखा है। कभी स्याह और कभी सफ़ेद हयोले तुम लोगों की छत पर नज़र आते हैं। इस घर में वाकई जिन्नात हैं और आज से नहीं, बहुत अरसे से हैं। ये बात पूरे मोहल्ले को मालूम है। जिस दिन तुम्हारे ससुर की मौत हुई थी, इस दिन हम लोग ही सबसे पहले तुम्हारे घर पहुँचे थे। तुम्हारी सास बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और तुम्हारे ससुर के मुंह से झाग निकल रही थी। जब उस दिन रात को तुम्हारे बेटे की तबीयत ख़राब हुई और मैं तुम्हारे घर आई तो मैंने फिर से वही 15 साल पहले वाला मंजर देखा। तुम भी बिल्कुल अपनी सास की तरह रो रही थी और तुम्हारे बेटे के मुंह से बिल्कुल तुम्हारे ससुर की तरह झाग निकल रही थी। मेरी आंखों में वही 15 साल पुराना वाला मंजर घूम गया। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा बेटा बच गया। मेरी बात मानो बेटा, अगर तुम्हें अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो तुम ये घर फ़ौरन छोड़कर चली जाओ और वापस अपनी सास के साथ जाकर रहो। सलमा को हमसाई की बात अच्छी से समझ आ गई थी। इसने अपने शौहर को कॉल की और इसे बता दिया कि अब वो यहाँ एक मिनट भी नहीं रहेगी। इसने अपने बच्चों को लिया और ज़रूरी सामान के साथ अपनी सास के घर वापस पहुँच गई। इसने अपनी सास से माफ़ी मांगी और कहा कि अब वो इन्हीं के साथ रहेगी। सलमा की सास ने इसका और इसके चारों बच्चों का रूहानी इलाज करवाया। वो लोग वक़्त के साथ साथ ठीक हो गए। सलमा ने इस जन्नती घर में पूरे 8 माह गुजारे थे। अब भी जब वो गुजरी बातें याद करती है तो खौफ से लरस जाती है और ख़ुद को खुश नसीब समझती है कि इसकी और इसके बच्चों की जान बच गई। आज भी ये जन्नती घर डेरा गाजी खां के एक कस्बे में मौजूद है, लेकिन इसे हमेशा के लिए अब बंद कर दिया गया है।